की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें कहते हैं कौन सी टाइप की इनकम होती है। इट मीन्स हम डिस्कस करेंगे जर्नल इनकम एंड स्पेसिफाइड इनकम। सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखिए कहते हैं ये पांचवा हेड है, ठीक है। हमारे जो हमने 5 हेड आगे किए थे ना स्टार्टिंग में, उनमें से कहते हैं सबसे लास्ट वाला जो हेड है ये 5वां हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहते हैं अगर कोई भी इनकम जो कि स्पेसिफाई नहीं की गई है या कहते हैं वो जो काउंट नहीं होती है आपके पहले वाले 4 हेड में, प्लस कहते हैं वो किसी सर्टेन स्पेसिफाइड इनकम में नहीं आती है, वो कहते हैं लास्ट में जाके इस हेड में आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने 2 टाइप बताई गई हैं, ठीक है। वैसे ये जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये आता है सेक्शन 56 के अंदर, ठीक है। बट इसके अंदर 2 टाइप्स की आपको इनकम देखने को मिलेंगी। एक होती है जर्नल इनकम जो कि है सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में, एंड सेकेंड है स्पेसिफाइड इनकम जो कि है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में। तो सबसे पहले जर्नल इनकम जिनका है सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, ये सिंपली वो इनकम होती है कहते हैं जो आपके स्टार्टिंग वाले 4 हेड में नहीं आती हैं, प्लस कहते हैं जो आपकी एग्जम्पशन थी ना सेक्शन 10 की, जिसमें कुछ जो इनकम है वो एग्जम्प्ट की गई थी, कहते हैं उनमें भी नहीं आती हैं। और ये इनकम कौन सी होती है, जैसे कि एनी एन्युटी और पेंशन रिसीव फ्रॉम LIC और एनी इंश्योरेंस, ठीक है। ग्रेजुटी रिसीव बाय नॉन एम्प्लॉयड डायरेक्टर, कमीशन रिसीव बाय डायरेक्टर फॉर अंडरराइटिंग दी शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी। ये सिंपली जैसे आपको इनके नेम ही याद करने हैं, ठीक है। जैसे कि कमीशन रिसीव बाय डायरेक्टर फॉर स्टैंडिंग एज अ गारंटर, एजेंसी कमीशन रिसीव बाय एन एजेंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस फॉर नॉट बीइंग एन रेगुलर बिजनेस। उसके बाद रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ लेक्चर, तो ये सभी नाम ही है, ठीक है। आपको एज इट इज याद ही करने हैं। उसके बाद मेन आपका इस चैप्टर में क्या है, स्पेसिफाइड इनकम, ठीक है। इसमें आपको ये वो वाली इनकम होती है कहते हैं जो आपकी PGBP के जो एक्ट है, ठीक है, उनकी PGBP की जो इनकम होती है, यहाँ कहते हैं कि जो सैलरी का जो हेड होता है इन दोनों हेड में नहीं आती है। इसमें सबसे पहला है आपका डिविडेंड, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड आपको, जैसे नॉर्मल डिविडेंड क्या होता है कि जो कहते हैं शेयर होल्डर को, ठीक है, उनके शेयर्स के बिहाफ पे, ठीक है, प्रॉफिट में से मिलता है, ठीक है। बट यहाँ कहते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है टर्म डिविडेंड, ठीक है, एक उन्होंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में, ठीक है, आपको 5 क्लॉज दिए हैं A से लेके E तक, ठीक है। यहाँ उन्होंने कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसे केस, कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कंडीशन बताई गई हैं जहाँ कहते हैं हम डिविडेंड को एज अ डीम डिविडेंड भी मान सकते हैं, मतलब कि एक्चुअल में डिविडेंड वो नहीं है, बट ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, आपकी कंपनी ऐसी चीज़ें करती है, तब हम उसको एज अ डिविडेंड मानते हैं। सबसे पहला केस क्या है, सब क्लॉज A है। इसमें क्या है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंटेलिंग रिलीज ऑफ अ कंपनीज एसेट। अब देखिए इस केस में क्या है, सिंपल कि अगर कहते हैं अपनी कंपनी ने, जो उस कंपनी ने, ठीक है, किसी भी कंपनी ने मतलब अपने शेयर होल्डर को, ठीक है, अपनी एसेट को रिलीज किया, ठीक है, अपने प्रॉफिट फंड में से, देन उसको भी हम डिविडेंड मानेंगे। अब इसके सिंपल एग्जांपल क्या है कि सपोज, ठीक है, आपकी कंपनी ने, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी के लिए किसी दूसरी कंपनी से कहते हैं कुछ शेयर, ठीक है, इशू किए थे, ठीक है। देन वो जो है जो शेयर्स है, ठीक है, वो क्या है आपकी कंपनी के लिए एक एसेट है, ठीक है। देन कहते हैं वही शेयर, ठीक है, जो किसी दूसरी कंपनी के हैं, वो आपने रीइशू कर दिए अपने ही शेयर होल्डर्स को। तो ये है आपका सिंपल, ठीक है, कि आपने अपनी सिंपल एसेट को रिलीज करना है अपने प्रॉफिट में से, ठीक है, अपने शेयर होल्डर को। तो इस जो है ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इसको भी हम एज अ डिविडेंड मानते हैं। उसके बाद है सब क्लॉज B सेकंड, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ अ डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट और बोनस शेयर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कहते हैं अगर आपकी कंपनी ने कोई भी तरह का डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट का कहते हैं सर्टिफिकेट या कोई भी तरह के बोनस शेयर, ठीक है, इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, देन वो भी एज अ डीम डिविडेंड ही माने जाते हैं। बट कहते हैं कि यही सभी चीजें उसने इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की हैं, देन वो उस केस में कहते हैं वो बिल्कुल भी एज अ डिविडेंड ट्रीट नहीं होते हैं। उसके बाद है आपका सब क्लॉज C, कहते हैं एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, के जब कहते हैं कंपनी लिक्विडेट होती है, ठीक है, देन उस केस में, उस स्टेज में जितना आपके पास कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, लिक्विडेट होने से पहले जितना आपके पास प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, कहते हैं उसमें से आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को, उसको भी हम कहते हैं एज ए डिविडेंड ही मानते हैं। उसके बाद है सब क्लॉज D, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रिडक्शन ऑफ अ कैपिटल। अगेन वही कहते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में कैपिटल ज्यादा हो रही है, देन उस केस में कहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी अपनी कैपिटल को कम करना है, ठीक है, एंड उस वजह से, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्टार्ट किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, देन उस केस में क्या होगा कि जितना, ठीक है, आपने प्रॉफिट में से, ठीक है, जितना हिस्सा दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, वो भी एज अ डिविडेंड ही ट्रीट होगा। उसके बाद लास्ट है
ई पॉइंट, एनी पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। इसमें सिंपली कहते हैं आपको कुछ पेमेंट डिफाइन की गई, कहते हैं कि अगर आपने इन पेमेंट अगर इन सब में से कोई भी आपने पेमेंट की है अपने शेयर होल्डर को, तो वो भी ऐसा डिविडेंड ही काम करती है, ठीक है। और शेयर होल्डर को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि वो शेयर होल्डर जिसके पास कहते हैं एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर तो होना चाहिए, ठीक है। तो वो पेमेंट क्या है, फर्स्ट है एनी पेमेंट अमाउंटिंग टू एनी सम, की कोई वैसे सम है, ठीक है, उसकी पेमेंट आपने की है। एनी पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अ शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर के बिहाफ पे आपने पेमेंट की है। एनी लोन और एडवांस फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट फॉर द शेयर होल्डर, तो ये सभी अगर पेमेंट आप करते हैं तो तभी भी कहते हैं आप डिविडेंड ही माना जाएगा। बट अगेन वही चीज़ है कि ये सभी ठीक है अपने अपने प्रॉफिट में से करनी है। बट एक मेन डिफरेंस क्या है इन पांचों में से, कि जो पहले के 4 हैं, ठीक है, जो आपका केस है उसमें कहते हैं आपका जो प्रॉफिट है कहते हैं वो मैटर नहीं करता कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। बट लास्ट वाला आपको स्पेसिफाई इन नोट में भी बताया है कि कहते हैं इस वाले केस में अगर जो भी आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, उस पेमेंट को करने के लिए आपके पास जो प्रॉफिट होना चाहिए कहते हैं उसमें कोई भी तरह का कैपिटल गेन जो है वो एक्सक्लूड होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी तरह का कैपिटल गेन जो है वो काउंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी की, ठीक है, तो कहते हैं डिविडेंड हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको कहाँ से मिलता है, ठीक है। इसकी 3 कंपनी हमने 3 भाग में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंडियन कंपनी, सेकंड फॉरेन कंपनी है, थर्ड है डोमेस्टिक कंपनी। कहते हैं अगर आपको डिविडेंड मिला है किसी इंडियन कंपनी से देन वो क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट। बट वही डिविडेंड अगर आपको मिला है किसी फॉरेन कंपनी से देन वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर कहते हैं वो डोमेस्टिक कंपनी से मिला, ठीक है, देन उस केस में अगेन वही 2 टाइप थी ना, एक एक्चुअल डिविडेंड और डीम, ठीक है, दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो एकदम सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपको डिविडेंड मिला है, ठीक है, उसका जो है वो जो डिविडेंड की जो अमाउंट है, ठीक है, वो 10 लाख से कहते हैं एक्सीड करती है कि नहीं करती है, ठीक है। अगर वो 10 लाख से एक्सीड करती है, ठीक है, देन उस केस में क्या होगा कि आपका जो मिनिमम यहाँ पे आपको क्या जो एग्जाम्पशन मिलती है वो क्या मिलती है, 10 लाख। इट मीन्स आपका जो 10 लाख है, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 10 लाख के ऊपर जितना भी डिविडेंड, ठीक है, जो आपको मिला है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। उसके बाद अगर कहते हैं आपके जो डिविडेंड है, ठीक है, वो 10 लाख की कहते हैं जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करती, मतलब उसके अपर जो कि उसको एक्सीड नहीं करती है, देन उस केस में क्या होगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो क्या है, सिंपल 10% है, उसके साथ जो सरचार्ज जो सेस है वो तो लगनी ही लगनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नॉन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस और सेट ऑफ लॉस शैल बी अलाउडेड टू दी एसेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन कंप्यूटिंग द इनकम बाय द वे ऑफ डिविडेंड, ठीक है। कहते हैं सिंपली अगर हम बात करते हैं कि अगर डिडक्शन मिलती है कि नहीं मिलती, कहते हैं सिंपल यहाँ में आपको एक्सपेंडिचर की, कोई अलाउंस की, कोई सेटअप की, लॉस की, मतलब इन सभी चीज़ों की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है अपने इनकम में से। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्पेसिफाइड इनकम क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम एंड गेम ऑफ द अदर सॉर्ट, फ्रॉम गैम्बलिंग, बैटिंग और एनी ऑफ और फ्रॉम नेचर, ठीक है। कि अगर आपको कहते हैं कोई भी तरह की कैजुअल इनकम होती है, ठीक है, कैजुअल इनकम जैसे कि जो कहते हैं आपको रूटीन वाइज ना हो, ठीक है, जो आपने किसी भी लॉटरी से, कोई भी अपनी पजल से, कोई भी रेस के, कोई भी टीवी शो हो गया, ठीक है, वैसे आपने वहां से आपने कोई भी इनकम को अर्न किया, ठीक है, देन उस केस में, ठीक है, आपको ये चीज सिंपल ही है। अगर कहते हैं आपको कोई भी इनकम मिली है, ठीक है, सिंपली इस केस में आपको जो TDS की आपको जो टैक्स है, ठीक है, वो टैक्स का चार्ज होगा, वो चार्ज होगा एट अ रेट 30% के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि 30% तो आपको चार्ज लगना ही लगना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आपने ये नोट करनी है, कहते हैं कि टैक्स इज डिडक्टेड एट अ सोर्स, मतलब जो TDS है, ठीक है, वो कहते हैं वो प्रिस्क्राइब रेट पे होगा, बट आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकम, की अगर आपकी ये जो इनकम है, ठीक है, इतनी है की ये इससे ज्यादा होती है, ठीक है, तभी ही हम TDS या जिसे हम कहते हैं टैक्स है वो चार्ज करेंगे। तो ध्यान रखिए, कहते हैं लॉटरी से इनकम जो मिलती है, ठीक है, जो पजल्स की जो इनकम होती है, कोई भी गेम की है, कोई भी टीवी शोज की, ठीक है, इन सभी के लिए क्या है, मिनिमम लिमिट है। अगर आप मिनिमम लिमिट क्या है, ₹10,000 की। अगर आपकी प्राइस जो है, ठीक है, वो 10,000 से ज्यादा होता है तभी हम इनकम को सॉरी जो है टैक्स है वो चार्ज करेंगे। बट हम जहां बात करते हैं हमारे हॉर्स रेस की, तो उस केस में आपकी प्राइस लिमिट कितनी हो जाती है, 5,000 तक। बट वहीं अगर हम बात करते हैं हमारी कोई अदर रेसेस की या अपने गैम्बलिंग या बैटिंग की, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं सिंपली आपको कोई भी TDS नहीं होता, मतलब कोई भी अपना जो है लिमिट है वो चीज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। कहते हैं कि सिंपल अगर कहते हैं एसएससी ने बुक्स को मेंटेन किया, ठीक है, देन उस केस में हम उसके बुक्स को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उसने अपना कौन सा वाला मेथड फॉलो किया, ठीक है, कैश बेस है, अपना अक्रूवल बेस है, ठीक है, कौन सा वाला सिस्टम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम टैक्स चार्ज करेंगे। बट कहते हैं अगर उसने कोई भी तरह के बुक्स को नहीं मेंटेन किया, देन उस केस में कहते हैं टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, की जब भी कहते हैं आपको पैसा रिसीव हुआ है उसी साल में कहते हैं आपको टैक्स देना होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है वेयर द विनिंग फ्रॉम लॉटरी आर होली इन अ काइंड, पार्टली इन अ कैश, पार्टली इन अ काइंड एंड कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट लाइबिलिटी ऑफ टैक्स। कहते हैं सिंपली कि जहाँ पे आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है, ठीक है, उस टैक्स की लाइबिलिटी कहते हैं आपका जो अमाउंट है, जो आपकी जो है इनकम की, ठीक है, वो मैच नहीं करती, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है, देन उस केस में क्या होगा, कहते हैं जो पर्सन है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग दिस सच प्राइस, में कि जो आपको पैसा, ठीक है, देता है, जो आपको इनकम देता है, कहते हैं उसका ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने पहले ही, ठीक है, आपको वो जो अमाउंट है उस पर, ठीक है, TDS काट के ही आपको देना है। उसके बाद, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड, कि कोई भी तरह का कोई एक्सपेंडिचर है, कोई भी तरह कोई एक्सपेंस है, ठीक है, वो उसकी आपको डिडक्शन नहीं, यहाँ नहीं मिलती। और सेकंड चीज़ कहते हैं आपकी जो ATC और ATU की जो C से लेकर U तक जो आपकी डिडक्शन थी ना, वो भी कहते हैं आपकी यहाँ पे नहीं मिलती, सेक्शन 80 वाली। कोई भी तरह का लॉस हो गया, ठीक है, वो भी कहते हैं यहाँ पे अलाउड नहीं होता। और सेकंड चीज़ जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, ठीक है, वो भी किसी काम की नहीं है इस वाली सेक्शन में। एंड लास्ट थिंग वही कि आपको 30% रेट आपको फ्लैट यहाँ पे टैक्स चार्ज होगा, प्लस उसके साथ जो सरचार्ज होता है, वो जो सेस होती है, वो टैक्स ऐड होनी ही होनी है। उसके बाद थर्ड स्पेसिफाइड इनकम क्या है, अमाउंट डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, कि अगर एम्प्लॉयर ने, ठीक है, कोई भी तरह की अमाउंट को डिडक्ट किया है, ठीक है, देन वो भी कहते हैं एज ए इनकम ही ट्रीट होगा अपने एम्प्लॉयर के लिए। जैसे कि अगर उसने एनी अमाउंट डिडक्टेड बाय एन एम्प्लॉयर, ठीक है, एज इनकम टैक्स, एज ESI फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, देन शैल बी ट्रीटेड एज ए इनकम ऑफ द ईयर। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटीज। इसमें सिंपल कहते हैं जो आपकी सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट है, कहते हैं वो हम इनकम में चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपली कहते हैं आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो किस सिक्योरिटी पे होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट की कोई भी सिक्योरिटी है वो वाला इंटरेस्ट, ठीक है। एंड सेकंड चीज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड or other securities for the money issued by or on the behalf of a local authority, company, corporation established by central or state। क्योंकि यहाँ तो कहते हैं सेंट्रल और स्टेट की कहते हैं खुद की सिक्योरिटी हो, ठीक है, यहाँ तो उसने इशू की गई है, उसके बिहाफ पे, ठीक है, इशू की गई सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट की। कहते हैं ऐसी कोई भी सिक्योरिटीज है, ठीक है, उन सिक्योरिटीज पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कहते हैं सिंपल टैक्सेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं जो इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल होता है वो होता है ड्यू बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वही कहते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट सिक्योरिटी है डज नॉट अकर ऑन अ डे टू डे बेसिस, कि वो डे टू डे बेसिस पे अकर नहीं होता है, ठीक है, उसका रूटीन होता है, जैसे कि एक होता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो उसका रूटीन वाइज होता है। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। कहते सिंपली इसमें यही लिखा है, कहते हैं कि अगर आपने जो भी, ठीक है, आपको इनकम मिलती है कि जो भी जहाँ से भी कहते हैं आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जो व्यक्ति आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है कि उसने, ठीक है, पहले जो TDS है उसको पहले काट के ही आपको इंटरेस्ट देना है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। कहते हैं कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है, कहते हैं जिनको एग्जम्पशन मिली गई है टैक्स से, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कुछ नाम दिए गए हैं, आपने इनको एज इट इज याद करना है, जैसे कि नेशनल पेंशन और नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, ठीक है, 10% सिक्योर डिबेंचर, 10% सिक्योर नॉन रिकवरेबल डिबेंचर, ठीक है। तो ये सभी नाम ही आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेन पॉइंट है आपका ग्रोसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ग्रोसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कहता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो TDS काट के मिलता है, ठीक है। तो कहते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसका देन उस केस में कहते हैं आपको जो इंटरेस्ट की जो अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है, वो चाहिए होती है ग्रॉस वैल्यू पे, ठीक है। देन उस नेट वाली वैल्यू में वो जो इंटरेस्ट की वैल्यू है, ठीक है, उसमें से जो इंटरेस्ट माइनस हुआ है, ठीक है, आपने सिंपली वो वाले इंटरेस्ट को मतलब प्लस कर देना होता है। तो उसके लिए सिंपल क्या कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो लगता है नेट मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय 100 माइनस 2, ठीक है। जैसे कि अगर आपका रेट 30% है, ठीक है, और आपकी जो अमाउंट है मान लो जो वो 10 लाख है, ठीक है, देन 10 लाख की अमाउंट है, ठीक है, 10 लाख मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय 100 में से वो जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ अ सिक्योरिटी। कहते हैं जो कोई भी तरह की कमीशन है, ठीक है, वो वैसे कहते हैं वैसे तो अलाउबल नहीं होती, बट कहते हैं उसके साथ ही बताया गया कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया है यहाँ पे। कहते हैं अगर आपकी जो कमीशन है, ठीक है, वो आपकी कमीशन है आपके परचेज टाइम पे, ठीक है, देन वो जो कमीशन है वो सिंपली इंक्लूड हो जाती है उसकी कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज में, ठीक है। बट कहते हैं वो जो कमीशन आपने अगर पे की है उसके सेल के टाइम में, देन वो कहते हैं उसके सेल में से माइनस हो जाएगी, उसके सेल प्राइस में से माइनस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अ गिफ्ट रिसीव बाय एनी पर्सन और बिहाफ ऑफ द 1417, की अगर आपको कहते हैं किसी भी तरह का गिफ्ट मिलता है, ठीक है, देन उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं गिफ्ट की, ठीक है, तो वो 2 टाइप्स को होते हैं।
एक होता है कैश बेस पे, ठीक है, एक होता है इन काइंड। सबसे पहले कैश, ठीक है। तो एक आपने चीज़ सिंपल याद रखनी है कि अगर हम गिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको जो मिनिमम जो लिमिट है वो सिंपली वो कितनी है, 50,000 तक की लिमिट है, ठीक है, सभी केसेस में, ठीक है। यही लिखा कहते हैं कि अगर आपकी कैश पे, अगर आपको जो गिफ्ट मिला है वो कैश बेस पे मिला है, देन टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल अमाउंट वो होगी कि इफ़ द एग्रीगेट एक्सीड ₹50,000, अगर आपको जितना भी कैश का जो मिला है, ठीक है, अलग अलग जगह से, उन सभी को टोटल करके, ठीक है, इकट्ठा करके अगर आपकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होती है तभी हम उसको टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड की। तो कहते हैं काइंड में सिंपली दो टाइप बताएंगे हैं, एक है आपका मूवेबल, एक है आपका इमूवेबल, ठीक है। अगेन इसके आगे भी दो टाइप पढ़ के सबसे पहले मूवेबल देखते हैं। कहते हैं कि आपको मूवेबल मिला है उसके दो टाइप, फर्स्ट है विदाउट कंसिडरेशन एंड सेकेंड है विद कंसिडरेशन, ठीक है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है देन कहते हैं वो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, the aggregate fair market value of the property if it exceed ₹50,000, ठीक है। अगर वो अगेन 50,000 से कहते हैं ज़्यादा होती है तब हम उसे टैक्सेबल मानेंगे, बट क्या ज़्यादा होती है, वो होती है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड अगर इसी पे से हम बात करें विद कंसिडरेशन की, देन सिंपली आपने सबसे पहले क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट FM वैल्यू की फेयर मार्केट वैल्यू एंड द कंसिडरेशन के लिए जो आपकी कंसिडरेशन है, ठीक है, प्लस उसका जो कहते हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू, ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है, कहते हैं अगर वो जो डिफरेंस है, कहते हैं वो डिफरेंस 50,000 से एक्सीड करता है तभी वो टैक्सेबल होगा। एंड लास्ट है आपका इमूवेबल। अगेन इसकी भी दो टाइप है, विदाउट और विद सबसे पहले विदाउट है। विदाउट की बात करें तो कहते हैं वहाँ पे हमने यहाँ पे अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, ठीक है, प्रॉपर्टी की, वो अगर एक्सीड करती है 50,000 से ज़्यादा तभी हम टैक्सेबल मानेंगे। एंड विद कंसिडरेशन में अगेन आपने डिफरेंस देखना है। अब यहाँ पे डिफरेंस किसका देखना है, एक देखना है अपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का, ठीक है, और कंसिडरेशन का, ठीक है। इन दोनों में से जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अगर कहते हैं 50,000 से एक्सीड करता है तभी हम उसको टैक्सेबल मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या कहते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कहते हैं आपके जो गिफ्ट की वैल्यू है जो 50,000 से कहते हैं ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा है, ठीक है, तो कहते हैं वो भी कहते हैं टैक्सेबल नहीं है। मतलब सिंपली कौन से जो ऐसे वो एग्जम्प्ट है, केसेस इन विच द गिफ्ट ऑफ अ मनी और प्रॉपर्टी शैल नॉट बी टैक्सेबल, ठीक है, चाहे वो 50 से ऊपर हो या ना हो। वो कौन से केसेस है, अगर आपको गिफ्ट मिलता है कोई भी तरह किसी भी कहते हैं रिलेटिव से, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव में कौन से व्यक्ति आते हैं, कहते हैं स्पाउस होता है इंडिविजुअल का, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अ स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर ईदर ऑफ अ पार्टनर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये सभी चीज व्यक्ति रिलेटिव में आते हैं। उसके बाद सेकंड है कहते हैं अगर आपको गिफ्ट मिला है ऑन द मैरिज पे, ठीक है, अगर आपको शादी में गिफ्ट मिला तो वो आप उस पर टैक्स नहीं लगता। अंडर द विल, अगर विल पे आपको, ठीक है, मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन दी कॉन्लैम्पिटेशन ऑफ अ डेथ, की अगर आपको डेथ केस में, ठीक है, जैसे किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसकी जो जायदाद है उसका हिस्सा मिला है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी, तो ये सभी चीज़ें जहाँ पे कहते हैं आपको जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट 6 पॉइंट है टैक्सेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम दैट इज रिसीव्ड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एज इनकम अंडर द अदर सोर्सेज where a company not being a company in which the public are subsequently interested, क्या कोई भी कंपनी कहते हैं जो असल में कंपनी नहीं है बट कहते हैं उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, ठीक है, उस केस में कहते हैं अगर उसको इन एनी प्रीवियस किसी भी प्रीवियस ईयर में फॉर एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट, कहते हैं किसी भी व्यक्ति से जो कि रेजिडेंट है, ठीक है, इंडिया का, एनी कंसिडरेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर की इशू ऑफ शेयर की शेयर इशू करने के लिए, ठीक है, किसी कंपनी को किसी व्यक्ति से कहते हैं कोई भी तरह की कंसिडरेशन, ठीक है, कोई भी तरह की पैसा या इन काइंड में कुछ जो भी कहते हैं रिसीव होता है, अगर वो चीज़ कहते एक्सीड करती है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर की उस शेयर की वैल्यू से, कहते हैं अगर आपको ज़्यादा पैसा मिला है, ठीक है, देन कहते हैं वो जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हम कहते हैं टैक्सेबल होगा। देन द एग्रीगेट कंसिडरेशन दैट इज रिसीव फॉर सच शेयर एक्सीड द फेयर मार्केट, जितना मतलब डिफरेंस जो है जितना एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है वो कहते हैं टैक्सेबल होता है इस केस में। उसके बाद 7th है इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, कहते हैं अगर आपने अपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर को, ठीक है, लेट ऑफ किया देन उस केस में कहते हैं वो भी चीज़ आपकी एज ए इनकम ही मानी जाएगी इस केस में। बट कहते हैं अगर आपने उसको पहले से कहते हैं प्रॉफिट और गेन में काउंट नहीं किया, कि अगर वो आपकी PGPP के अंदर काउंट नहीं हुई है देन वो यहाँ आके काउंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन वही लास्ट वाला है कि इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ अ प्लांट मशीनरी और अ फर्नीचर विद अ बिल्डिंग,
इसका भी सेम है, कहते हैं कि अगर आपने यहाँ से कहते हैं जो आपको इनकम मिलती है, ठीक है, वो आपने अगर इनकम अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, काउंट नहीं की गई है, देन उस केस में कहते हैं अब वो लास्ट में जाके कहते हैं आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एनी सम दैट इज रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कहते हैं कोई भी अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कहते हैं कोई भी आपको पैसा मिला, कहते हैं वो भी एज अ डिविडेंड ही काउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ कंपनसेशन और ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन। इसमें भी सेम कहते हैं अगर आपकी कोई फर्म है, ठीक है, या कंपनी की किसी भी तरह की कहते हैं कंपनी को सिंपली कहते हैं एज अ कंपनसेशन किसी से रिसीव हुआ है, ठीक है, देन वो भी कहते हैं सिंपली इस हेड में जाके कहते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद लास्ट है फोरफीचर ऑफ एडवांस रिसीव। कहते हैं अगर आपने कोई भी एडवांस, ठीक है, एज अ कंपनी, जैसे कि आपको पता है कि शेयर कंपनी जो है कहते हैं फोरफीट भी कर लेती है, ठीक है, शेयर्स को और उसके पैसे को। कहते हैं वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि अगर आपकी कंपनी ने कहते हैं कोई भी तरह का फोरफीट किया है, एडवांस रिसीव जो आपको पैसे पहले मिले हुए हैं उसको फोरफीट कर लिया, देन वो भी कहते हैं आपकी इनकम ही मानी जाती है।